Today we will discuss about the national guidance on differentiated TB care. Many of times throughout the PPT we will use the term DTC, differentiated TB care, and it is one of the latest topic, okay, as per TB point of view. Okay, so it is important for short note point of view as well. So let us start with the topic. Globally, India is हैविंग हाईएस्ट बर्डन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. एब्सोल्यूट नंबर में देखा जाए तो ट्यूबरक्लोसिस के सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में हैं. एंड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ये टारगेट करता है कि वी शुड एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025, जबकि ग्लोबल टारगेट है एसडीजी का 2030 तक अपने को एलिमिनेट करना है. एंड सम एविडेंस की बात करते हैं यहाँ पे कि जो टीबी के डेथ्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टीबी डेथ्स वो यूजुअली ऑकर्स अर्ली विद इन 2 to 4 वीक्स ऑफ डायग्नोसिस. 2 से 4 हफ्ते डायग्नोसिस के टाइम पे होते हैं मोस्ट ऑफ द डेथ्स. एंड हम मोस्ट ऑफ द डेथ्स इसलिए होते हैं कि वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द सीवियर इलनेस अमंग द केसेस. ओके, सो कन्वेंशनल टीबी केयर यूजुअली फोकस करता है ड्रग टीबी रेजिम में, ड्रग रेजिमेन में. ओके, हमको इस कैटेगरी का पेशेंट है, हमको ये दवाइयाँ दे देनी है, ये इस पे ही फोकस करता है. मेन फोकस इज़ ऑन दैट. सो व्हाट इट डज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस, कि कहाँ पे पीछे रह जाता है, न्यूट्रिशन पे ध्यान देने पे, सीवियर डिसीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता है, एज वेल एज फंक्शनल इम्पेयरमेंट. जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट इस पे ध्यान नहीं देता है. वहीं डिफरेंशिएटेड टीबी केयर इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि हम क्लिनिकल गैप्स को ब्रिज कर सकें और ट्रायज बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन कर सकें. ओके, ट्रीटमेंट का. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस DTC? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, देयर आर 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. टू रिड्यूस द अर्ली टीबी मॉर्टेलिटी को नहीं, अर्ली टीबी मॉर्टेलिटी को कम करना. रैपिड क्लिनिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ सीवियरली इल पेशेंट, क्लिनिकल स्टेबलाइजेशन पे फोकस करना है सो दैट डेथ को कम किया जा सके. एंड क्वालिटी ऑफ, अल्टीमेटली व्हाट विल रिजल्ट इनटू क्वालिटी ऑफ टीबी केयर डिलीवरी. टीबी केयर का जो हम करते हैं वो सिर्फ ड्रग्स पे ना फोकस होकर के हम उसके सीवियरिटी, पेशेंट्स को क्लिनिकल स्टेबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उस पर फोकस करते हैं. व्हाट आर द सेकेंडरी objectives? So we will try to optimize the referral and facility utilization. Okay, we will strengthen the clinical decision making at peripheral levels, PHC, CHC, जहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और वहाँ पे अगर कोई प्रॉपर क्लिनिकल डिसीजन हो सके उस पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है. ओके, एंड what will it ultimately result into is, our objective is to ट्रीटमेंट का एडहेरेंस, कंप्लीट ट्रीटमेंट ले, साथ ही साथ आउटकम पे भी फोकस किया जा रहा है. ओके, आउटकम है कि डेथ कम हो. व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स? ओके, इक्विटी इन केयर. व्हाट डज इट मीन्स? जो ज़्यादा बीमार है उसको ज़्यादा अटेंशन और रिसोर्सेज मिलें. डिसेंट्रलाइज, पेरिफेरल लेवल पे अपना उसका ट्रायज हो जाए, डिसेंट्रलाइज ट्रायज एंड सेंट्रलाइज्ड स्टेबलाइजेशन. ओके, एंड एज द जैसे कि हम देख रहे हैं कि ट्रायज एट द पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस हो जा रहा है, तो टाइम सेंसिटिव इंटरवेंशन उसको मिले. जो भी डेटा अपना इंटीग्रेट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, उसको इन डिजिटल सिस्टम्स जैसे कि निक्षय के साथ इंटीग्रेशन हो सके. कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच क्या है कि हमारा पेशेंट डायग्नोस हुआ, ओके, फिर उसके बाद ड्रग्स दिए, ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसका क्योर हुआ, फिर इन पूरे टाइम पे तो अपने को उसको केयर देना ही है. इवन आफ्टर क्योर अपने को फॉलो अप लेके उसको मॉनिटर करना है. तो हम एक कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच यहाँ पे वो करते हैं. यहाँ पे जो अपना कोर प्रिंसिपल्स, DTC ऑल्सो फोकसेस ऑन क्लिनिकल सीवियरिटी,
बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स जैसे कि माल न्यूट्रिशन एंड पुअर्टी, इनको भी एड्रेस करता है। ट्राइज, one of the critical component of DTC, triage, most critical component है इसका triage. So when we do triage on day 0, day 0 कब है, जब डायग्नोसिस होता है तब हमको ट्राइज करना है, ट्राइज है ना, ट्राइज कब करना है, डे 0 पे। सो कहाँ कहाँ ट्राइज करते हैं हम, वी डू इट एट CHCs, PHCs, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स। कौन करेगा, मेडिकल ऑफिसर्स मतलब डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, इन सभी लोग ट्राइज कर सकते हैं। सो व्हाट आर द की इंडिकेटर्स इन ट्राइज, कौन कौन से इंडिकेटर्स के अंदर हम ट्राइज करते हैं। सो फर्स्ट इज सीवियर अंडर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, फंक्शनल स्टेटस एंड अदर डेंजर साइंस। सो कमिंग टू द अंडर न्यूट्रिशन, अगर BMI लेस देन 14 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है और अगर BMI लेस देन 16 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है विथ bilateral pedal edema. Again, bilateral pedal edema is one of the important indicator of malnutrition, okay, especially undernutrition, okay. And respiratory distress, अगर respiratory rate 24 से ज़्यादा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो अपना SpO2 है लेस देन 94 है, पेशेंट इज़ फंक्शनल स्टेटस में आए तो अगर पेशेंट विदाउट सपोर्ट खड़ा नहीं हो पा रहा है, डेंजर साइंस में हाई फीवर, सीवियर वीकनेस और अल्टर्ड सेंसोरियम, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। अगर इसमें से कोई भी चीज़ पॉजिटिव आती है, यस, इसका किसी का भी क्वेश्चन का आंसर यस होता है, अगर उसको हाई फीवर है यस, तो वी विल लेबल द पेशेंट एज ट्राइज पॉजिटिव, ओके। सो लेट अस समराइज द एल्गोरिथम। अगर BMI लेस देन 14 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, BMI लेस देन 16 है विथ पीडल इडिमा, रेस्पिरेटरी मोर देन 24, ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 लेस देन 94, अनेबल टू सपोर्ट विदाउट अनेबल टू स्टैंड विदाउट सपोर्ट, हाई फीवर, सीवियर वीकनेस, अल्टर्ड सेंसोरियम, इन किसी का भी आंसर अगर यस है तो वी विल लेबल इट एज ट्राइज पॉजिटिव है ना, तो उसको इमीडिएट रेफरल करना है। अगर वहाँ पे भी अगर मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायग्नोस कर हुआ तो वहाँ तो तुरंत उसको एडमिट करना है, लेकिन अगर PHC CHC जहाँ पे इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अगर सपोज अवेलेबल नहीं है तो वी विल डू इट एज रेफरल। और ट्राइज का स्टेटस अपने को निक्षा में एंट्री करना है। अरेंज ट्रांसपोर्ट सपोर्ट, हमको पेशेंट को ट्रांसपोर्ट के लिए सपोर्ट अरेंज करना है एट द सेम टाइम, क्योंकि पेशेंट को हमको तुरंत एडमिट करना है या रेफ़र करना है, तो पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर को अर्जेंटली बताना है कि इनको एडमिट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रखे हैं कि 2 to 4 वीक्स में अपना मोस्ट ऑफ द डेथ्स होता है सीवियर केसेस में। और ट्राइज नेगेटिव है तो हमको मॉडरेट या लो रिस्क में रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करना है, ओके। सेकेंड स्टेप इज़ रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, और ये जो ट्राइज पॉजिटिव है ये हाई में आ जाता है, ये हम आगे भी देखेंगे। सो हमारे यहाँ पर टिप्स क्या है इसके लिए कि हम जो ABCD जो क्राइटेरियाज़ हैं है ना, उनको केयरफुली असेस करेंगे। इफ़ एनीथिंग इज़ पॉजिटिव वी विल लेबल इट द पेशेंट एज हाई रिस्क पेशेंट, एंड अर्ली रेफरल करने से हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना है, जान बचाना है, एंड एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड। सी ट्राइज स्टेटस को भी डॉक्यूमेंट करना है और रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करके हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क या लो रिस्क पेशेंट में अपने को क्लासीफाई करना है। दिस ऑल हैज़ टू बी एंटर्ड इन द निक्षय। सो व्हाट विल इट हेल्प इन टू इज़ अर्ली डेथ्स को प्रिवेंट करता है अल्टीमेटली, ओके। Coming to the next point, okay, triage positive, immediate referral, okay, we have already seen this.
सो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क में क्लासीफाई करते हैं। तो अगर हाई रिस्क है तो अपन उसको तुरंत रेफरल और इंटेंसिव मैनेजमेंट करेंगे, ओके। एंड अगर मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट रिस्क किसको किसको बोलते हैं हम लोग? माइल्ड टू मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन, डायबिटीज़ या HIV इन्फेक्शन जैसे कोमॉर्बिडिटीज़ हों, एंड व्हाट दिस रिक्वायर्स इज क्लोजर फॉलोअप, ओके। लो रिस्क पेशेंट्स आर those who are stable clinically and with no severe indicators. So purpose क्या है risk stratification का? To prioritize care based on severity. Ultimately we have to achieve equity. So severity based prioritization, timely intervention, reduce early TB deaths. So suppose एक पेशेंट है, वो लैब में किसी के थ्रू पॉजिटिव आता है, ओके। सो ट्रूनाट को लैब वाला निक्षय में एंट्री करेगा, ओके। एंड उसके बाद क्या होगा कि निक्षय में एंट्री करने के बाद उसका टाइम नोट हो जाएगा, कब डायग्नोस हुआ, तो उसके एज अर्ली एज पॉसिबल फिर अपने को उसको हाई, मॉडरेट या लो रिस्क में क्लासीफाई करेंगे। अगर हाई है तो उसके बाद कितने देर में उसको रेफरल के, ये भी निक्षय में एंट्री होगा। सो और उसको वहाँ आगे जाके हायर सेंटर्स पे क्या ट्रीटमेंट मिला उसका, तो वहाँ के लोग को करना ही है कि क्या ट्रीटमेंट मिला, जो अभी भी होते आ रहा है। सो द थिंग इज़ कि वी विल प्रोवाइड फ्रॉम द डायग्नोसिस टिल द ट्रीटमेंट एंड इवन आफ्टर दैट हम उसको कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। रेफरल मैकेनिज्म, रेफरल हाई रिस्क पेशेंट शुड बी रेफर्ड इमीडिएटली एंड एम्बुलेंस सर्विसेज आइदर 108 102 के थ्रू मस्ट कंटेन रेफरल स्लिप देना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्यूमेंटेशन इज़ मैंडेटरी, ओके। एंड कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम पेशेंट को? वी यूजुअली ट्रांसफ़र पेशेंट टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस वेयर स्पेशलिस्ट केयर इज़ अवेलेबल, ओके। वी हैव ऑलरेडी रेड दिस। रेफरल ट्रैकिंग मीन्स रेफ़र किया कि नहीं उसको वी शुड एंटर इन टू द निक्षय एंड फॉलो अप करना है हमको कि पेशेंट हैज़ रीच्ड आपके PSC या CSC से अगर आपने रेफ़र किया है तो पेशेंट आगे पहुंच गया है कि नहीं, आपको ये देखना ज़रूरी है। मैनेजमेंट एट हायर फैसिलिटीज़, ऑल ट्राइज पॉजिटिव पेशेंट्स को अपने को एडमिट करना है, एंड कुछ मॉडरेटली रिस्क पेशेंट्स को भी हम एडमिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्लिनिकल इंडिकेशन, ओके। अगर आपको लगता है कि मॉडरेट रिस्क है फिर भी हम उसको एडमिट कर देते हैं, क्लिनिकली स्टेबल हो जाए फिर उसको डिस्चार्ज कर देंगे। पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लो, वेरी लो बी में कॉम्प्लिकेशन और कोमॉर्बिडिटी, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसको किसको रेफ़र करना है, ओके। सो इनिशियल असेसमेंट में क्या करते हैं? क्लिनिकल इवेल्युएशंस में वाइटल देखेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे, कोमॉर्बिडिटीज़ देखेंगे। सी मैनेजमेंट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। व्हाट इज़ DTC? वी आर गेटिंग ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, ओके। सो हम ये जो पोर्शन है ये अपने आप में बहुत डिटेल्ड पोर्शन है जो हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, ओके। सो स्टेबलाइजेशन के लिए हम क्या क्या करेंगे? ऑक्सीजन थेरेपी, IV फ्लूइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, सी है ना, मैनेजमेंट ऑफ सेप्सिस अगर हो रखा है उसको, सी TB हो रखा है, सीवियर बहुत ही वेस्टेड पेशेंट है, बहुत ज़्यादा BMI लो है, तो मैनी टाइम्स चांस है कि सिर्फ TB नहीं होगा, उसको बहुत ज़्यादा अलग इन्फेक्शंस भी होंगे, सेप्सिस भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें करनी है अपने को फॉर स्टेबलाइजेशन, ओके, ऑफ द पेशेंट। TB ट्रीटमेंट, एंटी TB थेरेपी हमको देना है। पिछले स्लाइड में देखा कि हमको स्टेबलाइजेशन करना है ताकि उसके अर्ली डेथ को प्रिवेंट कर सकें। क्योर उसको अल्टीमेटली फॉर TB ट्रीटमेंट, क्योर के लिए तो अपने को TB ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, ओके। NTP गाइडलाइंस के हिसाब से हम उसको देना है। सो केयर इज़ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, है ना। हम उसके फिजिशियन उसको बीमारी को ठीक करेगा, न्यूट्रिशनिस्ट उसको BMI को ठीक करेगा, न्यूट्रिशन लेवल को काउंसलर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म
चलने वाली बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट भी लॉन्ग टर्म चलता है, तो देयर इज़ ऑलवेज ए नीड फॉर काउंसलर इन दिस पेशेंट्स. ओके. रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग. ओके. निक्षय ट्रायल स्टेटस को रिकॉर्ड करेंगे. रिस्क असेसमेंट कर रहे थे हम. रेफरल की डिटेल्स और पेशेंट का आउटकम. अब हमने रेफ़र कर दिया, वहाँ जाके वो एडमिट हुआ या नहीं हुआ वो भी अपने को इसमें ऐड करना है. व्हाट आर द बेनिफिट्स. ओके. तो रियल टाइम ट्रैकिंग में हेल्प करेगा. कहाँ कहाँ पे गैप है ना. केयर में कहाँ गैप मिल रहा है, हमने उसको रेफ़र किया, वो वहाँ पे पहुँचा टाइम से कि नहीं पहुँचा, है ना. हम वहाँ से उसको डायग्नोसिस के कितने देर बाद उसका क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन में या ट्रायज में देर होगा तो उसको एडमिशन में देर होगा, रेफरल में देर होगा. सो गैप्स को आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ पे गैप है. ओके. एंड एट द सेम टाइम जहाँ पे हमको गैप मिलेगा उसको हम टारगेटेड सुपरविजन करेंगे. ओके. दिस इज़ द पॉइंट. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. किसका क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. फ्रंट लाइन वर्कर्स जो पेशेंट से पहले बार मिलेंगे वो ट्रायज करेंगे. पेशेंट के फैमिली को और पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको एडमिट क्यों किया जा रहा है या रेफ़र क्यों किया जा रहा है. एंड रेफरल का कॉम्प्लायंस, रेफ़र कर तो दिए, पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, ये सब आपको देखना है फ्रंट लाइन वर्कर्स को. मेडिकल ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी है. सीवियरिटी ऑफ द इलनेस डिसाइड करना है वेदर रेफरल करना है या वहीं पे ट्रीटमेंट करना है, और अगर कुछ इमरजेंसी है तो वहीं पे ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करना है. व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर्स. ट्रायज कितना हो रहा है, रेफरल कंप्लीशन कितना परसेंटेज हो रहा है, एंड फैसिलिटी रेडीनेस मीन्स हायर फैसिलिटीज़ में ऑब्वियसली वहाँ पे ही रेफ़र किया जाए जहाँ पे फैसिलिटी टू ट्रीट दिस पेशेंट इज़ अवेलेबल. ओके. वहाँ पे भी फैसिलिटी रेडीनेस के लिए आपको हर एक पीएचसी या सीएचसी को पता होना चाहिए कि उसका रेफरल पॉइंट क्या है. वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में टीबी का ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसके हिसाब से मेडिकल कॉलेज पास है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पास है, तो दे हैव टू सी देयर स्टेटस. ओके. फॉलो अप एंड कंटिन्यूम ऑफ केयर. ओके. इस पे हम ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं. लेट अस रीड इट अगेन. हाई रिस्क पेशेंट, जहाँ पे हमने रेड कैटेगरी में क्लासीफाई किया था इसको हाई रिस्क में, तो उसको बार बार डेली मॉनिटरिंग करनी है, बिकॉज फर्स्ट वीक इज़ वेरी क्रिटिकल एंड पोस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल क्लिनिकल स्टेबलाइजेशन के बाद उसको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है. मॉडरेट रिस्क पेशेंट, ये हमारे पेरिफेरल लेवल के पेरीफेरी में ही इसका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन हम इसको बार बार फॉलोअप करेंगे ताकि ये मॉडरेट रिस्क हाई रिस्क में ना चला जाए, बिकॉज ऐसे पेशेंट्स में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के साथ साथ कोमॉर्बिडिटी भी है. ओके. सो इसमें कौन हेल्प करेगा, हमारी आशा वर्कर सपोर्ट रहेगा फॉर ट्रीटमेंट एडहेरेंस एंड होम विजिट. ओके. घर जाके उसको देखना, ये सब में हेल्प कौन करेगा, हमारी आशा वर्कर्स. डेथ ऑडिट. ऑल डेथ्स should must undergo death audit और verbal autopsy. So ऑब्जेक्टिव क्या है डेथ ऑडिट का, बिकॉज एज इज द आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, है ना, वी हैव टू अल्टीमेट अचीव द स्टेटस ऑफ एलिमिनेशन. ओके. सो हमारे सिस्टम को मोर सेंसिटिव बनना है. वी आवर सिस्टम शुड बी मोर सेंसिटिव towards this tuberculosis. Okay, so whenever there is a death, we should do death audit या that verbal autopsy. Okay. जैसे जैसे कोई डिसीज़ या कोई भी बीमारी की वजह से डेथ होती है जो बहुत रेयर है, तो उसका ऑडिट या वर्बल ऑटोप्सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है, बिकॉज द सिस्टम हैज़ टू बी मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स दैट डिसीज़. ओके. बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली अचीव द एलिमिनेशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेथ ऑडिट इज डायग्नोसिस में अगर डिले हुआ हो या ट्रायज में डिला हुआ हो या रेफरल गैप्स हो, तो इन सब को करने के लिए हम
आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं डेथ ऑडिट। एंड अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू कि सिस्टम लेवल पे हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव हो उसके लिए हम करते हैं। ओके, सो मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स, क्या क्या चीज़ों को हम मॉनिटर करना है। ओके, परसेंटेज ऑफ टीबी पेशेंट जिनका ट्रायज किया गया हो, परसेंटेज हाई रिस्क, परसेंटेज रेफर्ड विद इन 40, बिकॉज निक्षय में आप जब एंट्री करेंगे तो हर चीज़ का टाइम नोट हो जाएगा। मैं सुबह टेस्ट करता हूँ तो वो सुबह नोट हो जाएगा, लेकिन उसका ट्रायज कितने देर में हुआ वो भी देखना है तुरंत के तुरंत। और एट द सेम टाइम फिर उसको रेफ़र कितना किया, 24 घंटे के अंदर कितने लोगों को रेफ़र किया गया और कितने परसेंट जिनमें से रेफ़र किया गया और रेफरल फैसिलिटी में पहुँचे। केस फैटिलिटी रेट मतलब टोटल केसेस ऑफ टीबी और उसमें से नंबर ऑफ डेथ्स। So ultimately what we have to do is to reduce the deaths among the total cases. Okay, usually we give it in percentage, CFR we give it in percentage. Okay, so what will be the use of this data for review meetings, परफॉर्मेंस रैंकिंग एंड पॉलिसी रिफाइनमेंट। अगर हमारे किसी पॉलिसी डिसीजंस के थ्रू अगर चीज़ों में इम्पैक्ट आ सकता है तो वी विल डू दैट। एक्सपेक्टेड आउटकम है अर्ली टीबी डेथ्स को रिड्यूस करना, सीवियर कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करना एंड ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट को भी बढ़ाना है। व्हाट विल इट डू इज़ दैट हेल्थ सिस्टम का रेस्पॉन्सिवनेस, बिकॉज वेन एवर there is a patient, everyone has to comply and everyone has to enter the data within time and start their work within time, so it will improve, strengthen our health system responsiveness. So let us रिवाइज द होल टॉपिक। हम डायग्नोसिस करेंगे पेशेंट को, है ना, एंटर इन निक्षय, ट्रायज करेंगे, हाई रिस्क में ट्रायज करेंगे एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, वहीं पे फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क में। ओके, देन हाई रिस्क पेशेंट्स को हम रेफ़र करेंगे और उन हाई रिस्क के पेशेंट्स को मैनेज करेंगे इन हायर फैसिलिटीज़। और from the point of diagnosis till the treatment and even after that we will follow up and continuum of care is achieved through that, है ना। ट्रीटमेंट आउटकम को आइदर क्योर, ट्रीटमेंट कंप्लीटेड, ट्रीटमेंट फेल्ड, लॉस टू फॉलो अप, डाइड, नॉट इवेल्यूटेड, ये सब हम अपडेट करेंगे। और अगर कोई डेथ हो जाता है तो उसका हम डेथ ऑडिट या वर्बल ऑटोप्सी करते हैं। हम गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड अवॉइडेबल फैक्टर्स को जांच करते हैं, साथ ही साथ में कोई करेक्टिव एक्शंस लेने में हमको मिलता है। और डेथ ऑडिट को भी निक्षा में एंट्री करना है ना। अब हमने बहुत सारे परसेंटेज ट्रायज, परसेंटेज रेफरल्स, ये सब इंडिकेटर्स पढ़े थे, वो सब को भी रेगुलर डेटा रिव्यू मीटिंग एट द डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल में हम वो करेंगे। एंड जनरेट रिपोर्ट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, दूसरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कौन से डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम वो देख सकते हैं। कौन पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। और व्हाट विल इट अल्टीमेटली लीड इज़ कि भाई फीडबैक और इम्प्रूवमेंट में ये काम आएगा। ओके, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट से ही हमको जब कमियां पता होंगी तभी तो हम उसको वो करेंगे, राइट, दूर करेंगे। सो फीडबैक से हमको इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प मिलता है। ओके, सो ओवरऑल की मैसेज क्या है कि भाई ट्रायज शुड बी डन फॉर एवरी टीबी पेशेंट। हाई रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और ज़्यादा अटेंशन देते हुए उसको रेफ़र करना है। यूज़ निक्षय फॉर रिकॉर्डिंग, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, क्योंकि हम एवरी स्टेज के डाटा को निक्षय में डाल रहे हैं। एंड एंश्योर कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर एंड पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच। पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच मीन्स पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच मीन्स ज़्यादा सीवियर पेशेंट्स को ज़्यादा अटेंशन या ज़्यादा रिसोर्सेज देने हैं, वो वाली बात। ओके, सो थैंक यू and please subscribe to the channel if you find it useful. Okay, thank you.